महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास किया, बाद में चुपचाप से बनाना बंद कर दिया। संसद के बाहर जो उनकी प्रतिमा थी वो हटा दी, और जो सिंधुदुर्ग में प्रतिमा बनाई वो तो दह गई, क्योंकि उसको बनाने में ही इतना भ्रष्टाचार था। तो फिर नाम लेने का फायदा क्या है जब आप अपमान करेंगे? मोदी जी बार बार बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं मेरे भाई के संदर्भ में। मैं राहुल जी की बहन हूं। मैं कहती हूं मोदी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुन लीजिए, और ये भी सुन लीजिए कि हाँ, हमारी विचारधारा अलग थी, हाँ, हमारी राजनीतिक सोच अलग थी, लेकिन न बाल ठाकरे जी और न कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, न राहुल जी, न आज का कोई भी कांग्रेस का नेता शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त करते। और एक मेरी चुनौती भी सुन लीजिए कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ, आपके मंचों पर खड़े होकर, ये जानते हुए कि इस इंसान ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, न्याय मांगी है, जाति जनगणना की बात की है। इसलिए करते हैं क्योंकि डर गए। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चल पड़ा और मणिपुर से मुंबई चल पड़ा, और इसने न्याय मांगा, और इस व्यक्ति ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन किसकी कितनी संख्या है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं ठीक तरह से तो तब तक सही आरक्षण कैसे देंगे। ये जानते हुए पूरी जनता के सामने ये झूठ बोलते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है, ये आपका अपमान है, क्योंकि ये सत्य की धरती है। आपने हमेशा सच्चाई को पहचाना है, और सिर्फ ये नहीं, आपके साथ ये भेदभाव करते हैं। महाराष्ट्र से कितने उद्योग इन्होंने कहीं और भेज दिए। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की दृष्टि क्या होनी चाहिए? मेरी बहनें बैठी हैं, आप में से कुछ माताएं होंगी, 4-5 बच्चे होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। एक माँ हमेशा समान दृष्टि से अपने बच्चों को देखती है, भेदभाव नहीं करती। और जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो सरकार होती है, वो भी माँ समान होती है, वो भी पिता समान होते हैं। उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ से महाराष्ट्र से उद्योग हटा दिए, दूसरे प्रदेशों में भेज दिए। देखिए, जब इस देश का निर्माण हुआ तो चाहे पंडित नेहरू जी थे, चाहे आपने इंदिरा जी का नाम लिया, उन्होंने बड़े बड़े उद्योग जब खुलवाए, एम्स, IIT, IIM जैसे संस्थान खुलवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बांध बनवाए, नहर बनवाए, रिसर्च सेंटर बनाए, कारखाने बनाए, तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया। हर प्रदेश में बने, अलग अलग चीज अलग अलग प्रदेशों में बनी। यहाँ मनमोहन सिंह जी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र लगवाने का फैसला किया था। क्या हुआ? यहाँ से हटा के गुजरात भेजा गया। लाखों नौकरियां चली गई यहाँ की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां हटाई गई। लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश हटा यहाँ महाराष्ट्र से। 8 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से बाहर चली गईं। 6000 से ज्यादा उद्योग बंद हुए।
महाराष्ट्र को कमजोर करने का प्रयास किया और आज मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि महाराष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं। 10 सालों से इनकी सरकार थी। आप नाम लीजिए, वेदांता, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट सब चले गया, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट गुजरात गया, सैफरन का प्रोजेक्ट गया, बल्क ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट गया, और अब स्वयं मोदी जी चुनाव के समय छोड़ के चले गए हैं विदेश। चुनाव का प्रचार खत्म नहीं हुआ, वो चले गए विदेश। आपका ध्यान भटकाने के अलावा कुछ करते नहीं है। 10 सालों से इनकी सरकार रही है, 2.5 सालों से महाराष्ट्र में सरकार रही है। वो कहते हैं, मैंने सुना उनका भाषण मुंबई में, कह रहे थे तब सरकार और थी, अब मोदी है। खुद कह रहे थे अपने बारे में, कह रहे थे कि अब आतंक नहीं है। मैं कहना चाहती हूं मोदी जी, आप अगर मिलेंगे महाराष्ट्र के लोगों से, आप मेरे यहाँ पे बैठे हुए भाई बहनों से मिलेंगे, कष्ट करेंगे उनसे बात करने की, तो आपको पता चलेगा कि मेरी बहनें कितने आतंक का सामना कर रही हैं। आपको पता चलेगा कि ये जो महंगाई का आतंक आपकी सरकार ने सबके सामने छोड़ दिया है, उसका सामना कैसे मेरी बहनें कर रही हैं। शायद पहली दिवाली होगी ये वाली जो ठीक से आप मना भी नहीं पाएंगी। आप जब मार्केट जाती हैं, दुकान जाती हैं, आदि चीजें छोड़ के आ जाती हैं। घर में कोई बीमार पड़ता है, कोई संकट आ जाता है, घबराहट होती है, पैसे कहाँ से आएंगे, घर की मरम्मत करनी पड़ती है, दिल घबराता है कि चलो ठीक छोड़ दीजिए, बाद में कर देंगे, बारिशों के बाद कर देंगे, सर्दियों के बाद कर देंगे, अभी पैसे नहीं है इसके लिए। महंगाई से जूझ रही है इस देश की जनता, तड़प रही है, खासतौर से महाराष्ट्र की जनता। कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव आने लगा है, 1500 रुपए का आपको बोल दिया है कि क्या उनकी जो योजना है, आपको लाडली बहन वाली योजना कह दिया कि लीजिए 1500 रुपए पकड़ लीजिए, लेकिन आपसे छीना कितना जा रहा है। हर स्तर पर आपको घर के लिए कुछ खरीदना है, खाने की चीजें खरीदनी है, गैस का सिलेंडर खरीदना है, 1500 रुपए में होगा क्या। और सोचते हैं कि चुनाव आ रहा है, 3-4 महीने पहले से हम देना शुरू कर देंगे, सारी महिलाएं हमें वोट दे देंगी। लेकिन बहनों, सतर्क हो जाओ, समझ लो कि आपके साथ क्या हो रहा है। 2.5 सालों से इनकी सरकार है, 10 सालों से केंद्र में सरकार है, अभी क्यों दे रहे हैं आपको? पहले क्यों नहीं सोचा? जब आप गैस सिलेंडर के लिए आप मांग करते थे कि इसको कम महंगा करो, इसका दाम कम करो, तब क्यों नहीं किया? जब आपको त्योहार मनाना होता है और आपके पास पैसे नहीं होते, तो कौन आता है आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपकी मदद करने के लिए? आप अपने बच्चे को पालते हो, पोसते हो, मेहनत करते हो। मेरी बहनें, मैं जानती हूँ, खेती में भी जाती हो, जॉब भी करती हो, सब कुछ करती हो, फिर भी घर आके मेहनत करती हो, खाना पकाती हो, देखती हो कि सब बच्चे सो गए हैं, सबके पेट में खाना है कि नहीं, कोई बीमार तो नहीं है। बहुत मेहनत करती हो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। बच्चे बड़े होते हैं, कोई रोजगार की संभावना ही नहीं है। सरकार ने जितने भी माध्यम थे रोजगार बनाने के, सब खत्म कर डाले, और फिर मंच पे आकर कहते हैं वो सरकार और थी, आज मोदी है। आज मोदी है, इसीलिए इतनी महंगाई है, इसीलिए यहाँ का किसान तड़प रहा है, इसीलिए 10 सालों से सोयाबीन के दाम बढ़ाए नहीं गए हैं, क्योंकि मोदी जी हैं। खुद कह रहे हैं आज मोदी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, प्याज का किसान क्या करेगा? आपने उसकी क्या हालत बना दी है। कपास का किसान क्या करेगा? आपने उसको बर्बाद कर डाला है। क्या किया है आपने इन किसानों के लिए? जीएसटी पे जीएसटी थोप दिया, जो भी खरीदना होता है उस पे जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, खाद नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता, कपास का नहीं मिलता, सोया का नहीं मिलता।
संकट में है किसान आज। आप 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, आपने कुछ नहीं किया। किस मुंह से आप खड़े होकर आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, कि आप देश के किसानों को मजबूत करेंगे? किस मुंह से? हर तरफ से आपने घेरा है। 50 लाख टन का फसल बर्बाद किया। प्याज का पहले निर्यात बैन कर दिया, फिर जब बैन उठाया तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी डाल दी। कपास का आयात करके आपने दाम घटवा दिए। तो हर तरफ से आपने हमला ही किया है किसानों पे। संतरे के निर्यात पे भी ड्यूटी बढ़ा दी। दूध का दाम नहीं मिलता है दूध उत्पादक किसानों को। कांग्रेस के समय में 40 रुपए मिलते थे। हाँ मोदी जी, तब सरकार और थी। आज मोदी जी हैं, आज आप हैं। ये बात आज जनता को अच्छी तरह से समझ में आने लग गई है। देखिए, आज हर तरफ से, चाहे किसान है, चाहे युवा है जो बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा है लेकिन उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं से रोजगार नहीं मिल रहा है, चाहे मेरी बहनें हैं जो महंगाई का आतंक का सामना कर रही हैं, हर तरफ से मोदी जी की जो नीतियां हैं उन्होंने आपको कमजोर करने का काम किया है। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए हैं, कर्ज माफ किए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं मेरे किसान भाइयों, आपका कर्ज माफ किया है? क्या कहते हैं जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि कर्ज माफ कर दो? क्या कहते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो अगर पैसा नहीं है तो 16 लाख करोड़ रुपए आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कैसे माफ कर दिए? इसका जवाब है नहीं उनके पास। कांग्रेस ने जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कर्ज माफ करने का काम किया। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, कर्नाटका में। मोदी जी, तब सरकार और थी, आज आप हैं। सुन लीजिए, जनता देख रही है, जनता पहचान रही है। जो नौजवान हर जगह अपनी नौकरी, अपनी रोजगार ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आत्मविश्वास खो रहे हैं, घर आते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, सोचते हैं कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इनको जवाब कौन देगा? आपको जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार को जवाब देना पड़ेगा और यहाँ महाराष्ट्र की सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपके रोजगार यहाँ से दूसरे प्रदेशों में क्यों भेजे इन्होंने। आज 2 लाख सरकारी पद खाली हैं, इनको भरने का कोई काम नहीं किया गया है। युवा बेरोजगार हैं, पद खाली हैं, आप उसको भी नहीं कर रहे हो, आप उन्हें भी नहीं भर रहे हो। सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र के युवाओं में है, पूरे देश भर में। शर्म की बात है, इतना गौरवशाली, इतना महान प्रदेश, इतने कर्मठ लोग, ऐसे लोग कि जहां भी जाते हैं प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। मैं दिल्ली में मिलती हूं लोगों से, महाराष्ट्र के लोग होते हैं, एकदम मुझे पता चल जाता है काम करता है ये आदमी, इसमें वो ऊर्जा है, काम करना चाहता है, आलसी नहीं है। ऐसे लोगों को बर्बाद करना है, यही इनकी नीति है, यही इनकी राजनीति है, यही इनकी विचारधारा है कि किस तरह से आपको बांटा जाए, या धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर किस तरह से बांटा जाए, किस तरह से आपका ध्यान भटकाया जाए ताकि ये लोग आगे बढ़ें। संविधान की बात करते हैं, संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई है इस प्रदेश में? संविधान कहता है कि जनता के हाथों में सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ी शक्ति है। क्या है ये शक्ति? ये शक्ति आपका वोट है। संविधान कहता है कि अपने वोट के द्वारा आप अपनी सरकार चुनेंगे। यहां क्या हुआ? आपने सरकार चुनी,
चुनी ना पिछले चुनाव में। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पैसों के बल पर, घूस देकर, डराकर, धमकाकर, एजेंसियां लगवाकर ये सरकार चोरी हुई। किसने की ये चोरी? किसने किया ये विश्वासघात? किसके साथ? महाराष्ट्र की जनता के साथ। ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी के नेताओं ने किया, ये भाजपा ने किया। ये आपकी बनी बनाई सरकार इन्होंने तोड़ी, और किस तरह से, भ्रष्ट तरह से तोड़ी। संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? जिस संविधान में लिखा है कि जो जनता चाहती है वही होना चाहिए। कहाँ लिखा है संविधान में कि जनता एक सरकार को चुनेगी और आप चोरी चोरी से पैसे देकर, डराकर, धमकाकर उस सरकार को ही बदल डालेंगे? कहाँ लिखा है? और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जनता हो इस महान प्रदेश की, आपको सब कुछ दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि सरकार एक चुनते हैं, आप कुछ दिनों बाद बदल जाती है। विधायकों को ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, कहीं पे छुपा के रखते हैं दिनों के लिए, घूस दे देकर। और सब जगह पत्रकार भी लिख रहे हैं कि 100 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। ये किसके पैसे हैं? कहां से आए ये सारे करोड़ों रुपए? ये क्या वो तो नहीं है जो आपके विकास के लिए जाने चाहिए, जो आपसे चोरी किए जा रहे हैं? और आपकी सरकारें अब ऐसे बनेंगी? तो फिर आपके पूर्वज लड़े क्यों आजादी के लिए? हमारे पूर्वज लड़े क्यों इस देश के लिए? शहीद क्यों हुए इस देश के लिए? ताकि इस देश के संविधान का विखेला विरोध करायचा, भाजपला विरोध करायचा, त्याच्या जातीवादाला विरोध करायचा, त्यांच्या धर्मांधतेला विरोध करायचा। त्या सगळ्यांनी यायचंय आणि घोगरे काकींना आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला विजयी करायचे, लक्षात ठेवा। आम्ही पंचसूत्री घेऊन आलेलो आहोत। मी ती पंचसूत्री सांगत नाही, तुमच्या घराघरापर्यंत पोहोचवण्याचं काम ते करायचंय। पण आमच्या लाडक्या भगिनींना आम्ही 3000 रुपये आता महिन्याला देण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। 3000 रुपये महिन्याला आपल्याला ते पोहोचणार आहेत। कारण हा शब्द महाविकास आघाडीचा शब्द हे लक्षात ठेवा। ही योजना आम्ही कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश मध्ये राबवलेली आहे, इथे सुद्धा राबवणार। 3 लाखापर्यंत कर्ज माफ करणार, 25 लाखापर्यंत तुम्हाला आरोग्याचा विमा, 4000 रुपये तुमच्या बेरोजगाराला। ही सगळ्या योजना घेऊन आपण आलेलो आहोत। त्यामुळे यांची लाडकी बहिणा किती खोटी आहे हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही। यांची बहिणा लाडकी नाही, यांची सत्ता लाडकी आहे। त्याकरता ते प्रयत्न करतायत। जे आरोप बहिणींवर ते करतायत, त्या पत्नीचं बहिणींच्या बाबतीतलं त्यांचं वागणं आहे। तो पाशा पटेल काल कशा पत्नीनं अंगविक्षेप त्यांनी केले, तो एक महाडिक नावाचा खासदार तो ज्या पत्नीनं महिलांबद्दल बोलला, ते मणिपूरमध्ये घडलं, ते आमच्या पहिलवान मुलींबद्दल घडतं, ते बिल्किस बानूचा करता घडलं, जे बदलापूरला घडलं महिलांच्या बाबतीत, ते लाजीरवाणी आहे आणि ते भाजप त्याला जबाबदार आहे, लक्षात ठेवा। आणि आपल्या सगळ्यांनी आमच्या बहिणींना सांगा, त्यांना बरोबर घ्या आणि प्रचंड मताधिक्यानं आणि बहुमतानं महाविकास आघाडी विजयी करा असं आवाहन मी करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद साहेब। यानंतर प्रियंका जी एक आंधी है, देश की इंदिरा गांधी है, प्रियंका जी गांधी यांना मी विनंती करतो की आपण मनोगत व्यक्त करावं। सन्माननीय प्रियंका जी गांधी, जोरदार टाळ्यांनी आपण प्रियंकाजींचे स्वागत करूया। जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, शिरडी वाले बाबा साईं बाबा जी की जय। मुझे बताया गया है कि इसी मैदान के पास में साईं बाबा जी बैठते थे। आज पहली बार मुझे साईं बाबा जी के मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। और सचमुच ऐसा लगा कि ये पवित्र भूमि है। सामाजिक क्रांति की धरती है। महात्मा फूले जी, साहू जी महाराज जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है।
ये एक ऐसी धरती है जिसके कण कण में सत्य है, कण कण में समानता गूंजती है, कण कण में मानवता है। आज यहाँ खड़े होकर आप सबको इस सभा में स्वागत करके मेरे साथी बाला साहेब थोराट जी, प्रभावती गोगरे जी, संदीप वरपे जी, हेमंत ओगले जी, जो हमारे महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। और भाऊ साहेब वागचोरे जी, जयंत राव वाघ जी, राव साहेब मास्के जी, राव साहेब खेवरी जी, किरण काले जी, सीतक्का जी, जयश्री थोराट जी और मेरे सभी साथियों को का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये जो धरती है इसने हमेशा हमारे देश को दिशा दिखाई। यहाँ टंट्या मामा, उमाजी नायक, राघोजी भागरे जी, रानी दुर्गावती जी सब यहीं के थे। सब ऐसे महापुरुष, महान महिलाएं थीं जिन्होंने हमारे देश को दिशा दिखाई। और यहाँ से हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है यहीं से मजबूत हुई। महाराष्ट्र की धरती एक मार्गदर्शक धरती है। यहाँ का संदेश रहा है धार्मिक कट्टरता का विरोध, समानता का विचार रहा है हमेशा के लिए। संत तुकाराम जी कहते थे कि जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। गांव में झाड़ू लगाकर मन की गंदगी साफ करने वाले और प्रेम को जगाने वाले संत गाडगे महाराज जी का भी यही संदेश था कि अंदर झांको, अपना मैल साफ करो, अपने अंदर जो गंदगी है पहले वो साफ करो और सत्य के पथ पर चलो। आज़ादी की लड़ाई में तिलक जी, गोखले जी, काका कालेकर जी, विनोबा भावे जी, भाऊ साहेब थोराट जी, अन्ना साहेब शिंदे जी, अच्युत पटवर्धन जी, ये सब यहीं से इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमेशा देश को राह दिखाई। आज मैं साईं बाबा जी के मंदिर में गई और मैं सोच रही थी, हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, मत्था टेकते हैं, चले आते हैं। आजकल बड़े बड़े नेता भी, हम सब जब जाते हैं तो मीडिया भी होती है खूब सारी और सब देखते हैं। लेकिन जब हम उस मंदिर को छोड़ते हैं और अपने घर जाते हैं या अपने काम में लग जाते हैं तो हमारे अंदर क्या रहता है? जिनके सामने हमने मत्था टेका है, जिनको पूजा है, जिनका प्रसाद लिया है, उनकी बातें क्या हमारे मन में बसती हैं कि नहीं? क्या हम उनको अपने मन में रखते हैं कि नहीं? और यहाँ आकर साईं बाबा की वो प्रतिमा देखकर एकदम साधारण तरह से वही प्रतिमा, चाहे यहाँ हो, वहाँ पे बैठे हुए जो लोग थे वो बता भी रहे थे कि ये प्रतिमा पूरे देश में एक ही होती है क्योंकि साईं बाबा जी साक्षात थे। और मैं सोच रही थी कि इनकी जो सीख थी समानता की, मानवता की, किसी का दुख है उसमें शामिल हो, उसकी मदद करो, कोई गरीब है उसकी मदद करो, सच्चाई की बात, सत्य की बात, ये आज जो हमारे देश के राजनीतिक मंच हैं, क्या ये बात आज भी उन मंचों पे है? क्या हमारे दिलों में है? क्या मैं चुनावी सभा में इसकी चर्चा कर सकती हूं? मैं सोच रही थी कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के राज में